हाँ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? इस तार को बहुत छोटा कर दिया तुम लोगों ने, ये खोल दो। बकरीद का जानवर समझा हुआ, खंबे के साथ बांध दिया है। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? शुरू करूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे बरिशा, आवाज और तस्वीर दोनों आ रही है? ये लो, सामने खड़ा हो गया आके। अब आ रही है तस्वीर भी और आवाज भी? सही है। चलो स्टार्ट करते हैं। नोट्स अरेंज कर लिए सब लोगों ने? देखो, अब टॉपिक जो हम शुरू करने जा रहे हैं, जिस तरह मैंने कल कहा था, बैंक रिकंसिलिएशन। ठीक है, इम्तिहान में ये टॉपिक, एग्जाम्स में बैंक रिकंसिलिएशन। इतनी बड़ी लंबी लाइन क्या लिख दी अहमद साहब? अबे यार क्या करूं, एक कैमरा अभी जो मुझे देते हैं ना इस क्लास के अंदर, वो ऐसे ही है जिसमें मेरा हुस्न पूरी तरह आ नहीं पाता है, समझे? अब सुनो, खैर गुजारा करो जितना हुस्न आ रहा है मेरा उसके साथ। अब देखो, बैंक रिकंसिलिएशन जब हम इस टॉपिक के अंदर बात करते हैं तो सबसे पहले जो मैंने कहा कि स्टडी नोट्स अरेंज करो और रखो सामने। मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोगों ने कर लिया होगा, कुछ ऐसे बच्चे होंगे प्यारे से जिन्होंने नहीं किया होगा। लेकिन देखिए, सुनिए, अब इससे पहले टॉपिक को जब हम स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं, तो आप सबसे पहले आपको एक बात समझना है कि हर बिजनेस में, जिस तरह मैंने आपको नोट्स के शुरू में समझाया है, मैं उसी तरह से आपसे बात करता हूं। देखो, रोल ऑफ कैश इन सेटलमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सबसे पहले आपने अगर नोट्स में देखा होगा, ये हेडिंग होगी, ठीक है? अब हर चीज को स्टार्ट करते हुए उसका पूरा एक बैकग्राउंड समझो। अगर बैकग्राउंड को समझोगे, उसकी चीजों को समझोगे, तो याद रखो कि चीजें बहुत मजेदार हो जाएंगी, और जब मजेदार होंगी तो काम करने में भी मजा आएगा। आवाज तो कुछ साफ आ रही है ना सब लोगों को? अब सबसे पहले हमें एक बात क्लियर कट समझ लेनी चाहिए, जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि हर बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन जो है, जितनी भी हो, जो भी हो, उन सब का इख्तिताम जो होता है या आगाज जो होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज किस पर होता है? कैश पर होता है। यानी कैश वो चीज है कि आप बिजनेस शुरू करेंगे, तब भी बिजनेस में क्या इन्वेस्ट करेंगे? कैश इन्वेस्ट करेंगे। बिजनेस में आप जब रन करना शुरू करेंगे, चलाना शुरू करेंगे, ठीक है, बाज़ औक़ात आप उधार पे खरीद सकते हैं माल, लेकिन उस उधार को, और बेच भी सकते हैं उधार पे, लेकिन अल्टीमेटली उधार की खरीद हो या फरोख्त हो, वो दोनों के दोनों सेटल किससे होंगे? वो सब कैश से होंगे। तो बेसिकली जो पहला पैराग्राफ मैंने नोट्स में समझाने की कोशिश की है, वो अपने बच्चों को इस कॉन्सेप्ट को देना है कि बेटा, हर बिजनेस में बेइंतहा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका? कैश का। और तुम सब जानते हो, बता भी चुका हूं, कि कैश फिर दो जगह रखा जाता है। एक कहलाता है कैश इन हैंड, और दूसरा कहलाता है कैश इन बैंक। आप लोगों को यह समझ में आ जाना चाहिए कि हम बैंक में अकाउंट क्यों खुलवाते हैं। एक तो आप सबको अंदाजा होगा या मालूम होगा कि बैंक का अकाउंट हम या खुलवाने की वजह सेफ्टी होती है, कि हम बैंक में पैसा सेफ रखते हैं। लेकिन इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बैंक खुलवाने के पीछे, वो कुछ कानूनी कबाहतें हैं या कुछ कानूनी हमारे पास रुकावटें हैं। मसलन बैंक के बगैर बड़े बड़े बिजनेसेस को कैश पर काम करने से मना करती हैं। कौन? गवर्नमेंट्स। क्योंकि कैश के हिसाब किताब को, लेन देन को रिकॉर्ड पे नहीं रखा जा सकता, जबकि बैंक के जो ट्रांजैक्शन, बैंक के जरिए जो ट्रांजैक्शन होती हैं, वो सारी रिकॉर्ड पे रहती हैं। समझ रहे हो? आपने अक्सर एक नाम सुना होगा, आजकल बड़ा टीवी पे चल रहा होता था, याद है? FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसके बारे में जो है पाकिस्तान को बड़ा ब्लू ब्लैक ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं, कभी किसी में डाल देते हैं। समझते हैं वो क्या है? दुनिया भर में
कारोबार के कैश की शक्ल में करने की हौसला शिकनी की जाती है और कोशिश किया जाता है कि तमाम ट्रांजैक्शन किसके थ्रू हो, बैंक के थ्रू हो, ताकि उनमें शफाफियत हो, ताकि उनका एक रिकॉर्ड हो। यानी रिकॉर्ड से मुराद ये पता चले कि किस शख्स ने कितना पैसा किसको दिया। और जब देखिए, याद रखिए कि एक शख्स, अभी आप लोग इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे, उसमें याद रखिए कि एक शख्स का जो खर्चा होता है वो दूसरे शख्स की क्या होती है, आमदनी होती है। तो हुकूमत दरअसल आमदनी पे वसूल करती है टैक्स। तो वो टैक्स के लिए जानना चाहती है कि पैसा किस हाथ से निकलकर किस हाथ में जा रहा है। कैश की सूरत में ये बात पता नहीं चल पाती। तो जरूरी होता है कि हुकूमत बड़े कारोबार को मजबूर करती है कि वो तमाम अपने ट्रांजैक्शन जो हैं वो बजाय कैश में करने के वो ट्रांजैक्शन किसके जरिए परफॉर्म करें, बैंक के जरिए परफॉर्म करें। तो इन तमाम बातों का नटशेल बात ये है कि बिजनेसेस अपने कैश को सेफ रखने के लिए और कानूनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए लाजमी बैंक के साथ एक अकाउंट खुलवाते हैं और अपने ट्रांजैक्शन किसके जरिए, बैंक के जरिए परफॉर्म करते हैं। आई बात समझ में? यानी ये बात आपके सबके जहन में होनी चाहिए कि बैंक खुलवाना किसी कारोबार के लिए क्यों जरूरी है। एक, सेफ्टी; दो, हुकूमत और दुनिया की कानूनी रिक्वायरमेंट को पूरा करना। ठीक। अब इसके बाद आपको फिर मालूम होना चाहिए कि आखिर दुनिया भर में जब बैंक अकाउंट्स की बात होती है तो दुनिया में कितने तरह के बैंक अकाउंट्स हो सकते हैं। नजर आ रहा है बोर्ड? ये ब्लू मार्कर था, मेरे हाथ में आ गया है दोबारा दूसरा। अब वैसे तो लातादाद बैंक अकाउंट्स के आप नाम सुनेंगे, ये अकाउंट्स वैसा अकाउंट्स, क्योंकि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ी दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के अकाउंट्स खुलते चले गए। लेकिन बेटा बुनियादी तौर पे बेसिकली दुनिया में दो तरह के अकाउंट होते हैं। एक अकाउंट कहलाता है करंट अकाउंट, या पूरा नाम दे सकते हो करंट डिपॉजिट अकाउंट, और दूसरा कहलाता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। इन दोनों के अंदर बुनियादी नुक्ता में फर्क ये होता है कि करंट अकाउंट वो अकाउंट है जिस अकाउंट में हम जब चाहे पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं और जब चाहे हम पैसे निकलवा सकते हैं, जितने भी हैं, या उनकी एक खास जो एक बाज़ औक़ात एक फिक्स कर देते हैं अमाउंट। जैसे हम एटीएम से एक आम आदमी हर वक्त पैसे जितने ज्यादा पैसे चाहे हर दिन नहीं निकाल सकता है, उसके लिए 25,000 या 50,000 की एक शर्त होती है जिसके मुताबिक आप पैसे निकाल सकते हैं। मगर एक और बात ध्यान में रखना, यहाँ अगर हम बैंक का जिक्र करेंगे तो बैंक हम इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कस नहीं कर रहे। यानी मेरे और तुम्हारे से बैंक का डील करने का अंदाज अलग होता है और कारोबार के साथ अलग होता है। तो कुछ चीजें सेम होती हैं मगर कुछ चीजों में फर्क होता है। तो ज्यादातर जगहों पर जब हम पढ़ते हुए कोई बात करेंगे तो जहन में रखिएगा कि हम अपने लेवल पे बात नहीं कर रहे, बल्कि हम एक बात कर रहे हैं बिजनेस की। मिसाल के तौर पे मैं अगर अकाउंट खुलवाता हूं या आप खुलवाएंगे अपने नाम का अकाउंट, तो आपको एक अदद एटीएम कार्ड दे दिया जाता है। उस एटीएम कार्ड से आप पैसे चाहें तो विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस को कोई एटीएम कार्ड इशू नहीं होता, यानी बिजनेस के अकाउंट में एटीएम नहीं होता। तो फिर अब आजकल के दौर में इंटरनेट की फैसिलिटी होती है, बिजनेस अपने पैसे इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन इंडिविजुअल की तरह कोई एटीएम कार्ड नहीं होता। अब ये फर्क है एक आम बैंक से आम आदमी के डील करने का और एक बिजनेस के डील करने का। ठीक है, तो बताने का सिर्फ मकसद ये है कि जब हम यहाँ पढ़ रहे होंगे तो कुछ इसी तरह की चीजें आएंगी, तो उनको जरा सा समझना। तो दो मेन अकाउंट मैंने कहे, करंट अकाउंट और फिक्स। करंट अकाउंट में हम जब चाहें जितने चाहें पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नॉर्मली बैंक वाले हमें अपने अकाउंट में जमा कराने पर इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन करंट अकाउंट में बहुत मामूली या बिल्कुल नहीं आपको इंटरेस्ट मिलता है, यानी बहुत मामूली शरह से, बहुत मामूली रेट से, या बाज़ औक़ात नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें आपके पैसे कभी भी गारंटी नहीं होते, निकाल जा सकते हैं और जमा कराए जा सकते हैं। जबकि फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट में सबसे पहली शर्त तो यही होती है कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एक खास अमाउंट से शुरू होता है। अब ये अमाउंट बैंक टू बैंक वेरी करती है। नेशनल बैंक चले जाओ तो वहां 1000 रुपए से है,
लेकिन स्टैंडर्ड चार्टर्ड चले जाओ तो वहां 50,000 रुपए से रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि हर बैंक अपने अपने कस्टमर्स, अपने अपने लोगों, नेशनल बैंक एक कौमी सतह का बैंक है, वो हर छोटे से छोटे आदमी को चाहता है कि वो अकाउंट खोले, तो उसने मिनिमम रखा है। लेकिन स्टैंडर्ड चार्टर्ड को जरूरत नहीं है कि वो आपकी कौम की खिदमत करे, वो अपने कमाई के लिए आया है, एक इंटरनेशनल बैंक है, वो अपना उन लोगों को टारगेट करता है जिनके पास ज्यादा पैसे हैं, तो इसलिए वो अपना ज्यादा पैसे रखता है। लेकिन इस पर एक अमाउंट की भी शरह होती है, लेकिन पैसे की, और एक इसमें यानी एक अमाउंट का शर्त भी होता है और एक टाइम का भी होता है। इसमें करंट अकाउंट की तरह हर वक्त पैसे निकाले और जमा नहीं किए जा सकते। यहाँ कुछ वक्त के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 1 साल के लिए पैसा ब्लॉक हो जाता है। इसीलिए इसमें इंटरेस्ट की शरह कम होती है, मगर इस अकाउंट में अक्सर इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा होता है। बोलो, आ रही है बातें समझ में सबको? कोई सवाल तो नहीं अभी यहां तक? अच्छा, सवाल अर्जुमन ने क्या किया, अकाउंट बिजनेस के नाम से ओपन होगा या ऑनर? देखो, अगर बिजनेस का अकाउंट है ना, तो वो हमेशा सही मानों में जो अकाउंट है वो बिजनेस के नाम से होगा। बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स जमा कराएंगे, बिजनेस की चीजें जमा कराएंगे और बिजनेस के नाम का अकाउंट होगा। हाँ, उसको ऑपरेट करने वाली जो शख्सियत होगी पीछे, वो आपकी मर्जी है, कोई बिजनेस का एम्प्लॉय करे या बिजनेस का ऑनर करे, लेकिन प्रॉपर अकाउंट बिजनेस का जो होता है वो बिजनेस के नाम से होता है। इसके अलावा अगर किसी ने छोटा कारोबार है, उसने अपनी दुकान का नाम से नहीं अपने नाम से खोला हुआ है, तो वो बेसिकली बिजनेस का होते हुए भी उसका पर्सनल अकाउंट है, वो बिजनेस का अकाउंट बेसिकली नहीं है। ठीक है, तो बिजनेस का अकाउंट बिजनेस के नाम से होगा। अच्छा, तो खैर अब ये दो बातें समझ में आ गई, करंट और फिक्स अकाउंट। ठीक है, अच्छा, लेकिन चूंकि हम लोग जहां रहते हैं या हम सब मुसलमान की कंट्री में रहते हैं, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में चूंकि इंटरेस्ट इस्लाम में सूद हराम है, इस वजह से यहां हमें एक तीसरी किस्म नजर आती है अकाउंट की, जिसको कहा जाता है प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग अकाउंट। यहां मेन जो फर्क है वो ये है कि प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग अकाउंट जो होता है, वो अकाउंट बुनियादी तौर पे इंटरेस्ट से फ्री होता है। अब ये एक अलग बहस है कि उसमें इंटरेस्ट कितना फ्री है, इंटरेस्ट कितना नहीं है, इंटरेस्ट कितना है, ये एक अलग बहस है। कितना यानी इस्लामी बैंकिंग वाकई इस्लामी है यानी, ये एक अलग बहस है। लेकिन मकसद से समझाने का भी ये होना चाहिए, तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग अकाउंट जो होता है वो इंटरेस्ट नहीं देता, बल्कि इंटरेस्ट का नाम जो है प्रॉफिट रख के देता है, और उसके पीछे एक अपना अलग एक फलसफा है। अभी आप ये समझ लें कि दुनिया में बुनियादी तौर पे दो अकाउंट होंगे, एक करंट अकाउंट और एक फिक्स अकाउंट, मगर पाकिस्तान में हम एक तीसरी किस्म भी देखते हैं, या इस्लामिक कंट्री में हम एक तीसरी किस्म भी देखते हैं, जिसका नाम है प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग अकाउंट। बोलिए, यहां तक बात क्लियर हो गई? एक सवाल आ गया, देख लूं क्या लिखा है। अच्छा, नहीं, सवाल नहीं आया, ये फी के लिए आया है, ये मेरे लिए नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट। अब बात आ जाती है, जो नेक्स्ट चीज आती है वो नेक्स्ट इसमें है, वो है रिकॉर्डिंग ऑफ बैंक ट्रांजैक्शन। अब जैसा कि कल भी मैंने एक बात कही थी कि होता क्या है कि बैंक के अंदर जब ट्रांजैक्शन होती है या बैंक से जब अकाउंट खोला जाता है, बैंक के साथ लेन देन किया जाता है, तो बेटा उसमें एक नहीं दो पार्टी होती है। ठीक है, एक पार्टी वो होती है जिसने अकाउंट खुलवाया होता है। बेटा करंट अकाउंट, वरिशा आपने पूछा है दोबारा सवाल में, करंट अकाउंट और फिक्स अकाउंट दोनों को एक साथ समझो। करंट अकाउंट आप बिजनेस, याद रहे मैं आपके अकाउंट खुलवाने की बात नहीं कर रहा, किसके? बिजनेस के। करंट अकाउंट बिजनेस में खुलता है तो बिजनेस जब चाहे उसमें पैसा जमा करा दे और जब चाहे पैसा निकलवा ले। ठीक है, उसमें ना आपको जबरदस्ती है कि कितना पैसा कब तक जमा होगा, कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। लेकिन फिक्स अकाउंट में एक टाइम है कि अगर आप जमा करा देंगे तो 6 महीने साल भर तक वो पैसा आप निकलवा नहीं सकते। तो करंट अकाउंट बिजनेस के, यानी किसके? बिजनेस के। बैंक में वो अकाउंट होते हैं जिसमें हम साल में जितनी दफा चाहे पैसे जमा कराएं, जितनी दफा चाहे पैसे निकालें। लेकिन फिक्स अकाउंट में साल के अंदर हमें पाबंदी होती है कि इतने पैसे जमा कराओ या इतने पैसे इतने अरसे तक नहीं निकलवा सको।
ठीक है, ये बुनियादी फर्क है। बोलो समझ में आई बात मेरी? प्रॉफिट और लॉस, आयशा आपका सवाल है तो मैंने क्या कहा, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये बात तो समझ में आ गई ना कि इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। अभी आएगा प्रैक्टिकली तो मजीद बताऊंगा, लेकिन ये बात समझ लो कि हम प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग अकाउंट में हम लोग बेसिकली इस्लामिक बैंकिंग को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं कि बजाय इंटरेस्ट को इंटरेस्ट कहने के वहां पर प्रॉफिट का नाम देते हैं। मैं अभी इस बात की तरफ जा नहीं रहा हूं वरना बात बहुत उधर निकल जाएगी, थोड़ा सा सब्र कर लो, बातों के दौरान मैं आगे चल के बताऊंगा। बस अभी इतना याद रख लो कि ये 3 अकाउंट की काइंड है जिनको हमें सुनने को मिलेंगे सवालात के दरमियान, ठीक है। क्योंकि अभी जाऊंगा ना तो ये बात पूरी इंटरेस्ट और प्रॉफिट का फर्क समझाने में तो लेक्चर कहीं चला जाएगा, इसलिए इसको अभी यहीं पे रोककर इस जगह पे रखना चाह रहा हूं। तो 3 टाइप्स तो सुन ली ना आपने, शायद थोड़ा सा ग्लिच आया था टेक्निकल, अभी बात करते हैं। तो ये यहाँ पर इसके बाद अभी आगे चल के ना फिर डिस्कस कर लेंगे। बोलो आई बात समझ में? अभी चलूं आगे? क्या लिखा है जी सर? आ गई समझ में, कैमरा ला दें। अच्छा अब आगे सुनो एक मिनट, उसके बाद अब रिकॉर्डिंग की बात होती है। तो रिकॉर्डिंग क्या है कि जैसा मैंने कहा कि बैंक के साथ अब 2 पार्टी इन्वॉल्व हैं, एक वो बिजनेस जिसने बैंक में अकाउंट खुलवाया और दूसरा कौन? दूसरा वो बिजनेस, वो बैंक जिसने बिजनेस का अकाउंट खोला है। तो बैंक में बुनियादी तौर पे अगर कभी, वैसे भी आप लोग ने सेकेंड ईयर में जो होंगे बच्चे जो कॉमर्स से आए हैं, इंटर कॉमर्स के, उन्होंने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा बैंकिंग, और साइंस वाले जो है वो अभी भी पढ़ेंगे बैंकिंग के बारे में। एक चीज याद रखिए, बैंक बहुत से काम करते हैं लेकिन प्राइमरी फंक्शन, बुनियादी फंक्शन बैंक का क्या होता है? 2 बातों, एक बैंक लोगों से डिपॉजिट लेता है, छोटे छोटे डिपॉजिट लेता है और उसको फिर आगे कर्जे की सूरत में देता है। बैंक जब सबके छोटे छोटे डिपॉजिट इकट्ठे करता है तो बहुत ज्यादा पैसे हो जाते हैं, वो पैसा जब लोन की सूरत में आगे देता है, अब वो जिसको लोन की सूरत में देता है तो उससे इंटरेस्ट लेता है, अब उससे ले रहा है 10%, और जो छोटे छोटे अकाउंट वालों से लिए थे उनको वापस कर रहा है 5%। यानी फर्ज कीजिए बैंक ने जितने पैसे जमा किए थे और उधार किसी और को दिया, उससे कमाए 10 रुपए और छोटे अकाउंट होल्डर जिनसे पैसे लिए थे उनको दे दिए 5 रुपए और बैंक ने बीच में 5 रुपए कमा लिए। यानी बैंक की कमाई होती है डिपॉजिट की सूरत में पैसा वसूल करने में और लोन की सूरत में पैसा आगे देने में, ठीक है। ये प्राइम फंक्शन है। तो उसने हिसाब तो रखना है ना, जिससे पैसा ले रहा है उनका भी और जिनको आगे उधार देगा उनका भी। लेकिन अभी हमारा ताल्लुक उधार देने वालों से नहीं है और हम बैंक के लिए नहीं पढ़ रहे, हम बिजनेस के लिए पढ़ रहे। तो बैंक बहरहाल बिजनेस के लिए, और बिजनेस भी है, यानी जो कंपनी है जिसने बैंक में अकाउंट खुलवाया है वो कंपनी अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगी। अब नॉर्मली हम देखते हैं कि जो कैश इन हैंड या कैश इन बैंक था तो उसके लिए एक अकाउंट इस्तेमाल करता है, कौन सा? बैंक अकाउंट। आपको मालूम है कि हर रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग में किस सूरत में होती है? डेबिट की सूरत में और क्रेडिट की सूरत में, यानी जर्नल एंट्री की सूरत में होती है। तो एक कंपनी अपने बिजनेस में बैंक में जो पैसा डिपॉजिट होता है या पैसा निकाला जाता है उसके लिए वो हमेशा बैंक को डेबिट और बैंक को क्रेडिट करके जर्नल एंट्री में रिकॉर्डिंग करती है, जिसके लिए अक्सर फिर बैंक का एक क्या बनता है? टी अकाउंट, जिसको हम बैंक लेजर कहते हैं। इसका ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। इस साइड पर हमेशा बैंक क्या लिखते हैं? हम अपने बैंक में जो पैसा डिपॉजिट करते हैं वो लिखते हैं, और इस साइड पे जो बैंक से विड्रॉल करते हैं। कल कोई पूछ रहा था ना डिपॉजिट और विड्रॉल। डिपॉजिट जो पैसा बैंक में जमा कराया, विड्रॉल जो पैसा बैंक से निकाला, किसने? हमारी उस कंपनी ने जिसने अपने नाम से बैंक अकाउंट ओपन किया। तो अक्सर ज्यादातर बैंक में इस तरह रिकॉर्ड होता है और नॉर्मली वो जर्नल एंट्रीज की सूरत में हो रहा होता है। लेकिन अक्सर चूंकि बैंक की अहमियत बहुत ज्यादा है, हमें हर लम्हे हर पल मालूम होना चाहिए कि बैंक में कितना पैसा गया, कितना गया। तो बाद औकात इन सब रिकॉर्ड के साथ साथ कंपनी अपने पास एक बुक मेंटेन करती है जिसको कहा जाता है क्या? कैश बुक। समझे? ये इंटर फर्स्ट ईयर कॉमर्स में हमारे बच्चों ने पढ़ा था जो कॉमर्स वाले हैं, लेकिन साइंस वाले भी इस बात को अच्छी समझ लें कि वो नॉर्मल एंट्री वगैरह तो बना रहे होते हैं, बैंक लेजर तो होता है, लेकिन खास स्पेशल को रिकॉर्ड करने के लिए, याद है शुरू में बताया था कि जर्नल्स 2 टाइप के होते हैं। एक जर्नल होता है जर्नल और एक होता है स्पेशल जर्नल।
तो बैंक की खसूसियत, बैंक की अहमियत की पेश नजर हमें कैश बुक के नाम से एक बुक खोलते हैं जिसमें ज्यादा चीजों को रिकॉर्ड नहीं करते, स्पेशली रिकॉर्ड करते हैं किसको, अक्सर ये दो चीजों को, एक कैश इन हैंड को और कैश इन बैंक को। लेकिन अभी हमारे डिस्कशन का मकसद हैंड नहीं होगा, क्या होगा, बैंक। यानी यूं समझो कि आपको जब अब सवालात जब पढ़ोगे तो वहां हमेशा कंपनी की तरफ से जो रिकॉर्ड देगा उसका नाम क्या बताया जाएगा, कैश बुक। बोलो याद रहेगा क्या कहा मैंने, बैंक में डिपॉजिट करने का और विड्रॉल करने का कंपनी का जो रिकॉर्ड बताया जाएगा आपको सवालात में, वो हमेशा कहां का होगा, कैश बुक का है। जवाब दो मुझे, मेरी ये बात समझ में आई कि कंपनी वाले जिस किताब में अपने जमा करने को, अपने पैसे निकालने को रिकॉर्ड करते हैं, वो किताब, वो बुक, वो रिकॉर्ड क्या कहलाता है, कैश बुक का रिकॉर्ड। तो जब भी कैश बुक का नाम आएगा तुम सब लोग समझ जाओ कि कैश बुक किसका रिकॉर्ड है, कंपनी का जिसने बैंक में अकाउंट खोला। बोलो चलूं आगे। अच्छा, अब लाजमी सी बात है कंपनी तो रिकॉर्ड करती है, लेकिन भाई फिर वो बैंक वाला भी तो रिकॉर्ड करेगा, और इसलिए मैं इसके आगे एक ऐसी एचबीएल लिख दे रहा हूं कि बैंक से मुराद यहाँ ये वाला बैंक नहीं, तो हमारे बुक में बैंक लिखा था ना, यहाँ वो बैंक है जिस बैंक में अकाउंट खोला गया। अब बैंक वाले भी अपने पास कुछ इसी तरह की अकाउंटिंग करते हैं जैसी अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसके लिए भी वो लेजर इस्तेमाल करते हैं और लेजर में लिखते हैं, करते हैं सब कुछ जैसे हमारा एक बिजनेस करता है, बैंक भी करता है। लेकिन बैंक वाले फिर क्या करते हैं, क्योंकि अभी हमसे रिलेटेड बात है, बैंक वाले अपने रिकॉर्ड की डिटेल हमें प्रोवाइड करते हैं, उसको कहते हैं बैंक स्टेटमेंट। याद रहेगा। तो आपको जब बैंक स्टेटमेंट कहें और कैश बुक कहें तो आपको समझना यह है कैश बुक किसने रिकॉर्डिंग की है, कंपनी ने, ठीक, और बैंक स्टेटमेंट किसका रिकॉर्ड है, उस बैंक का जिसने कंपनी का बैंक अकाउंट खुला हुआ है। जवाब दीजिए, मेरी ये बात समझ में आई, बोलिए। ठीक है, अच्छा, बैंक स्टेटमेंट का एक और नाम है जो अभी कभी कभी इस्तेमाल हो जाए, तो मैं पहले बता दे रहा हूं कि इसमें हमेशा कभी कभी इसको बैंक पासबुक के नाम से भी याद रखेंगे, ठीक है। यानी कंपनी के रिकॉर्ड को ज्यादातर कैश बुक, और अगर कोई दूसरा नाम होगा तो वो नाम होगा कौन सा, बैंक लेजर, LEDGER, लेजर। ये दो नाम होंगे, अगर आ जाए तो समझ लेना कंपनी का रिकॉर्ड है, और ये दो नाम आ जाए तो समझ लो ये किसका रिकॉर्ड है, बैंक वालों का रिकॉर्ड है। बोलिए चलूं आगे, अब आगे यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक, चलूं, जवाब तो जल्दी से, शाबाश। मुझे एक, सब लोगों को कोई सवाल तो नहीं अभी यहां तक, ठीक है, शाबाश, थैंक यू। अच्छा, अब इसके बाद क्या चीज आती है कि इसके बाद ये होता है कि अब कुछ और छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो अब यूज होंगी। बोर्ड का ये वाला हिस्सा साफ कर रहा हूं, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं, उधर फिर नजर शायद ना आ सके तुम लोगों को, इसलिए। अच्छा, अब जब हम इन दोनों रिकॉर्ड से डील करेंगे, किन दो रिकॉर्ड से डील करेंगे, यानी हमारे सामने दो रिकॉर्ड आएंगे, एक कंपनी का रिकॉर्ड और एक किसका रिकॉर्ड, बैंक का रिकॉर्ड। अब हमारे और बैंक में क्या, बैंक की चंद खास बात है, मसलन आप देखिएगा पेज नंबर 3 पे, 1 2 3 पे आप देखिएगा एक जगह लिखा हुआ है बैंक क्रेडिट और बैंक डेबिट मेमो, ठीक है, ये वर्ड लिखा हुआ है। अब समझना है कि आखिर ये बैंक क्रेडिट मेमो या बैंक डेबिट मेमो का लफ्ज इस्तेमाल होगा सवालात में, तो हमें इसके समझना क्या है। लफ्ज मेमो, ये MEMO, मेमो, ये लफ्ज मेमो जो है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है मेमोरेंडम की। मेमो
रैंडम। मेमोरेंडम निकला है मेमोरी से, जिसका मतलब है यादाश्त। बेसिकली बैंक हमें अपने रिकॉर्ड में कभी कभी, देखो हम जब बैंक में, पहले तो अच्छा एक और बल्कि समझा दो एक चीज, हम अगर अपने पास रिकॉर्ड में बात करें, आपने ये लफ्ज सुना है, यानी कैश बुक में आप लोगों ने, सॉरी यार एक मिनट जरा सा लिखने दो सही से पहले, हाँ आपने ये दो लफ्ज सुने, डिपॉजिट स्लिप और चेक बुक, ये दोनों नाम सुने? क्योंकि बैंक में दो ही बातें मैं बार बार कह रहा हूं, बैंक में पैसा क्या होगा, जमा होगा, या बैंक से पैसा क्या होगा, निकाला जाएगा। तो एक कंपनी के पास क्या सबूत होगा कि वो जब कैश बुक में रिकॉर्ड कर रही है ट्रांजैक्शन को, क्या सबूत होगा कि उसने पैसे जमा कराए हैं? जब जमा कराएंगे तो उनके पास क्या होगा, डिपॉजिट स्लिप। और जब वो बैंक से पैसे निकालेंगे तो उसके लिए क्या चीज चाहिए, उसके लिए चाहिए क्या, चेकबुक। यानी इस बात का कंपनी के पास प्रूफ कि पैसे जमा करा रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो वो दो चीजें हैं, कौन सी, एक डिपॉजिट स्लिप और दूसरी कौन सी चीज है, चेकबुक। ठीक है, अच्छा बैंक वालों के पास भी रिकॉर्ड होगा। अब यहां पे दो चीजें आती हैं बैंक में, ये लफ्ज मैंने कहा क्रेडिट मेमो और डेबिट मेमो। डिपॉजिट स्लिप में हमेशा ये बेसिकली हमारे लिए डेबिट होता है, और चेक बुक के जरिए जो पेमेंट होती है वो क्रेडिट होता है। क्या मतलब, हमारा बैंक डिपॉजिट होता है तो बैंक प्लस होता है हमारे लिए, और बैंक वालों के लिए ये माइनस होता है। ठीक है, जब चेक बुक से निकालते हैं तो पैसे कम हो जाते हैं। इनके लिए उल्टा है, ये क्रेडिट मेमो में जब देते हैं तो हमेशा याद रखना, बैंक जब हमें प्लस करता है तो वो क्रेडिट मेमो है, और बैंक जब हमें माइनस करता है तो डेबिट मेमो है। शायद मेरी ये बात अभी समझाते हुए थोड़ी मुश्किल लगे, लेकिन जब सिचुएशन आएगी तो ज्यादा आसान होगी। मगर इस वक्त मेमोरी में एक बात बैठा दो बैंक के हवाले से, जब बैंक के साथ या बैंक स्टेटमेंट के सवाल में क्रेडिट मेमो का जिक्र हो, या यह जिक्र हो कि बैंक ने कंपनी के अकाउंट को क्रेडिट किया, तो तुम समझ जाना कि बैंक ने कंपनी के अकाउंट को बढ़ाया है। और जब बैंक ने डेबिट मेमो लगाया तो तुम समझ जाना बैंक ने कंपनी के अकाउंट को कम किया है, डिक्रीज किया है। बोलो ये बात समझ में आई? यानी फिर दोहरा रहा हूं बात अपनी, अगर कैश बुक में डिपॉजिट स्लिप की बात हो तो मतलब बैंक में हमने जमा कराया, लेकिन कैश बुक में चेक बुक के जरिए चेक निकालने का जिक्र हो तो समझ लो बैंक में पैसे कम हो गए। लेकिन बैंक वालों के लिए जब क्रेडिट मेमो हो तो बैंक कह रहा है आपका अकाउंट बढ़ गया, और जब डेबिट मेमो हो तो बैंक का मतलब होगा बैंक ने हमें कम कर दिया। तो डिपॉजिट स्लिप और चेकबुक छोड़ो, असल याद रखो बैंक क्रेडिट मेमो और बैंक डेबिट मेमो। बोलो याद रहेगा, क्रेडिट मेमो का मतलब पैसा बढ़ाया, और डेबिट मेमो का मतलब बैंक ने हमारा पैसा कम किया। चलो जी, चलूं आगे, यहां तक समझ में आ गई बात? अच्छा, इसके बाद एक दो चीजें हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, लाजमी सी बात है, मैं अभी आगे चल के डिस्कस करूंगा। अब सवाल मेरा ये है, या सवाल अब समझना ये है कि आखिर हमें जरूरत क्यों पेश आ जाती है इस चैप्टर को इतना अच्छे से या इतने मेहनत करके पढ़ने की। अब देखिए, समझिएगा एक छोटे से प्रैक्टिकल सिचुएशन से। कोई सवाल तो नहीं है ना? चलूं आगे। फर्ज कीजिए साल के ये महीना शुरू हुआ, फर्ज करते हैं जुलाई 1 को, ठीक? जुलाई 1 को एक कंपनी जिसमें हम बात कर रहे हैं उसने अपना एक बैंक अकाउंट खोला और उसने बैंक में 10,000 रुपए जमा करवाए। कितने? 10,000 रुपए। बहुत कम लग रहे हो आपको तो आप ज्यादा जमा करा दिएगा, अभी मिसाल के लिए लिया 10,000 रुपए। तो सीधी सी बात है कि जैसा कि मैंने कहा कि 1 तारीख को अकाउंट खोला गया जुलाई 1 को, तो कंपनी का रिकॉर्ड क्या कहलाता है? कैश बुक। कंपनी अपने कैश बुक में डिपॉजिट स्लिप को दिखाते हुए कि मैंने पैसा जमा कराया है, 10,000 रुपए प्लस कर देगी कैश बुक में कि हमारे अकाउंट में 10,000 रुपए आए। बैंक वाले भी
अपना बैंक का रिकॉर्ड कौन सा होता है? बैंक का रिकॉर्ड होता है, बैंक हमें देता है किसने? बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, कि बैंक का रिकॉर्ड जो बैंक स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड करेगा, उसमें वो भी जुलाई की पहली तारीख को अपने पास क्रेडिट करते हुए 10,000 रुपए शो करेगा। यानी महीने के आगाज में जब अकाउंट खोला गया तो दोनों के पास, हमारे कंपनी के रिकॉर्ड में भी और बैंक के रिकॉर्ड में भी, दोनों के रिकॉर्ड में पैसे कितने मौजूद थे? 10,000 और 10,000। अब ये जुलाई की तारीखें बढ़ना शुरू हुई। ठीक, हम पहुंचे जुलाई की 31 तारीख को, आखिरी तारीख को। याद रहे, ये रिकॉर्ड बिजनेस कर रहा है, हम कर रहे हैं, हम बिजनेस हैं। कहां बैठकर? अपने ऑफिस में, अपने शॉप पे, अपनी जगह पर बैठे हैं। और हमसे दूर एक बैंक में अकाउंटेंट बैठा है, बैंक वाला बैठा है जो रिकॉर्ड कर रहा है बैंक में। और जैसे जैसे दिन गुजरते गए, हम मजीद पैसा जमा कराते थे, हम पैसा निकलवाते थे, हम जमा कराते थे, हम निकलवाते थे, हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते थे। और हम यहां बैठकर यही उम्मीद करते रहे कि बैंक वाले भी इसी तरह कुछ पैसों को क्या कर रहे होंगे? रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अब कुछ भी हो, जितने पैसे हो जवाब। लेकिन जब मंथ का आखिर आया तो हमने, और बैंक ने हिसाब लगाना है कि हमारा पैसा कितना है, हमने अपने तमाम डिपॉजिट्स को और विड्रॉल को जब नेट ऑफ किया, यानी जमा और माइनस किया, तो हमारे हिसाब से हमारे बैंक में पैसे होने चाहिए कितने? 20,000 रुपए। कब? जुलाई की 31 तारीख को, आखिरी तारीख को। अब यहां पर होता है क्या पैसे हैं, क्योंकि अब हमें तो नहीं पता बैंक वालों के पास पैसे पड़े हैं। तो बैंक वालों से हम, अब अगर इंडिविजुअल बात करोगे ना, तो बैंक वालों से हम उनसे मांगते हैं कि भाई अपना रिकॉर्ड भेज दो, और वो जो रिकॉर्ड भेजते हैं उसको क्या कहा गया? बैंक स्टेटमेंट कहा गया। लेकिन बिजनेस को बैंक वाले खुद भेज देते हैं, क्या भेज देते हैं? बैंक स्टेटमेंट, अपना रिकॉर्ड। तो हुआ क्या कि 31 तारीख के मुताबिक हमें रिसीव हुआ बैंक वालों का रिकॉर्ड, यानी बैंक स्टेटमेंट, और उसके हिसाब से हमारे पास बैंक में पैसे कितने थे? 15,000। पहले तो अब ये सवाल का जवाब दो, क्या एक ही तारीख को दोनों में पैसे अलग अलग होने चाहिए या सेम होने चाहिए? तो यकीनन जवाब यही आना चाहिए कि आखिरी, जैसे शुरू में दोनों में पैसे सेम थे, आखिर में भी दोनों का पैसा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है ना? लेकिन इन दोनों में क्या है? फर्क है। तो ये फर्क तो नहीं होना चाहिए। हमें अब ये टॉपिक अराइज ही इसीलिए हुआ कि हमें इस डिफरेंस को क्या करना है? दूर करना है। इसीलिए लफ्ज मैंने समझाया था, क्या नाम है टॉपिक का? बैंक रिकंसिलिएशन। क्या समझाया था कल? रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है? फर्क दूर करना, यानी जो एक दूसरे में तजाद है उसको खत्म कर देना। अब ये रिकॉर्ड और ये रिकॉर्ड में फर्क है। अब हमें करना क्या होता है? प्रैक्टिकली होता क्या है? प्रैक्टिकली ये होता है कि हम अपनी कैश बुक का रिकॉर्ड, डिपॉजिट स्लिप, चेक बुक, एक तरफ जुलाई 31 को बैंक स्टेटमेंट आने के बाद, ये फर्क जाहिर होने के बाद, हम एक तरफ अपना कैश बुक रखते हैं, हिसाब रखते हैं, दूसरी तरफ बैंक से आने वाला बैंक स्टेटमेंट रखते हैं, और हम उन दोनों को क्या करते हैं? मिलाते जाते हैं। यानी इस प्लस को इस प्लस से, इस माइनस को इस माइनस से, इस प्लस को इस प्लस से, इस माइनस को, एक एक चीज को एक दूसरे के साथ मवाजना करते हैं, कंपेयर करते हैं, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम दोनों के अंदर क्या वजह है फर्क होने की। आपका क्या ख्याल है? क्या वजह होती है इस फर्क की? क्या गलती? क्या सबसे मेन वजह यही होती है कि कोई गलत रिकॉर्ड हो जाता है? कुछ लिखा है, मैं देखूं एक दफा। अब आ गया ना जवाब, एटीएम चार्जेस। एक साहब ने लिखा है, किसने? साहब ने या साहिबा ने लिखा है, एटीएम चार्जेस लिखा है किसने? अली। ज़कात डिडक्शन, यार इसको याद है, वैसे इसने इंटर में अच्छा पढ़ा है, नाम पता नहीं, अली नाम है, क्या नाम है?
अली खान, अली शाह खान। अच्छा याद तो है अली, लेकिन बेटा एटीएम चार्जेस जो तुमने लिखा है ना अलीशा, अच्छा अलीशा तुमने जो एटीएम चार्जेस लिखा है, देखो मैंने पहले ही अलीशा एक बात कही, एटीएम चार्जेस किसके होंगे अगर मेरा पर्सनल अकाउंट होगा, बिजनेस में तो एटीएम होता ही नहीं है, तो उसमें तो एटीएम चार्जेस नहीं होंगे नॉर्मली, ठीक है। लेकिन बहरहाल बात तुम्हारी दुरुस्त है, होता है ये भी बैंक चार्जेस के में, लेकिन एटीएम स्पेसिफिक बात कर रहा हूं और कोई नहीं। खैर असल में बिल्कुल सही कि ये कुछ ऐसी वजह होती है, लेकिन सबसे बड़ी वजह पता है क्या है, सबसे बड़ी वजह होती है टाइमिंग का फर्क। हमारे और बैंक के ट्रांजैक्शन के रिकॉर्डिंग के टाइमिंग में फर्क होता है। अब बोलोगे ये कैसे, यही बात अभी आपको समझाता हूं कि कैसे। इसके लिए आप देखिए पेज नंबर 4 पे आइए, 4 पे बल्कि पेज नंबर, हाँ एक पेज बल्कि नहीं, आप आइए पेज नंबर 7 पे आइए, पहले पेज नंबर 7 पे, ठीक है। पेज नंबर 7 पे देखिए एक पेज है, नजर आ रहा है, समरी ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन आइटम, ये वाला पेज है। अब तमाम बच्चे ये बात अच्छी तरह समझ लें कि ये वाला पेज पे वो तमाम आइटम लिखे हैं जो आइटम हमारे और बैंक के रिकॉर्ड में फर्क आने के जिम्मेदार हैं, ठीक है। आपको इस पेज से पहले, यानी इस पेज से पहले जो पिछले पेजेस हैं, इन पेजेस पर, इसमें पेज नंबर जैसे आप आए हैं, कौन सा पेज, 4, पेज नंबर 4 पे देखिए लिखा हुआ है रीजन फॉर डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक, नजर आ रहा है, पता नहीं आप लोगों का है नहीं इसलिए बता रहा हूं, अगर किसी का ना हो। ये यहां पर मैंने इसको जो अभी समझाऊंगा ना वो वर्डिंग में एक्सप्लेन करूंगा, ये सब लिखे हुए हैं, लेकिन उन तमाम बातों को जो लफ्जों में पूरा बयान किया गया है उसका नट शेल ये वाला पेज है। अब ये वाला पेज मैं तुम्हें याद करवाऊंगा, ठीक है। कल हर बच्चे के पास एटलीस्ट बल्कि यार सभी के पास हो जाए तो अच्छा है ना, क्योंकि भाई ये सारी चीजें, लेकिन देखो ना बेटा, अब यही बात है, कभी मुझे कोचिंग वाले कह के गए थे कि फीस वगैरह का कुछ इशू चल रहा है इनके साथ, तो काइंडली बेटा इसको सॉल्व कर लो, वरना फिर ये होगा कि कल मुझे क्लास लेने से रोक ना दें। तो इसलिए आप लोग जरा सा अपनी अपनी फीसेस का जरा सा देख लीजिएगा जो भी इशू है, ठीक है बेटा। तो अब मैं बता ये रहा था कि अब इस दोनों में जो फर्क है इसकी वजह कई होती है। दरअसल टाइमिंग का जब मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया तो दो बातें याद रखिए। टाइमिंग, एक वजह होती है टाइमिंग और दूसरी वजह होती है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। लैक समझते हैं, यानी सही इंफॉर्मेशन का ना होना। अब बहुत सारे रीजन हैं, अब वो रीजन में जो मैंने पेज दिखाया पेज नंबर 7, उसमें से एक पिक करते हैं। मिसाल के तौर पे एक चीज है जिसको कहा जाता है, पढ़ सुनोगे, अनप्रेजेंटेड चेक, ठीक है। इसी तरह एक होता है लेट डिपॉजिट, इसी तरह होता है बैंक चार्जेस। अब ये वो चीजें हैं जो एक जगह रिकॉर्ड हो जाती हैं क्योंकि उनके पास उसकी इंफॉर्मेशन होती है, दूसरी जगह रिकॉर्ड नहीं हो सकती क्योंकि उनकी रिकॉर्ड नहीं हो सकी क्योंकि उनके पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची। अब यही चीजें वन बाय वन करके मैंने डिस्कस करी। मिसाल के तौर पे अनप्रेजेंटेड चेक क्या है? बेसिकली जब एक बिजनेस किसी को पेमेंट करता है तो चेक काट के देता है। मुझे बताओ, अगर तुम और हम सब सोचो, हम दोनों बिजनेस हैं, हम बिजनेस के अंदर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हैं, हमारे ऑनर ने हमसे कहा या हमने खरीदा था तो हमने किसी शख्स को पेमेंट की, उसके लिए हमने चेक बुक से एक चेक काट के दे दिया। बताओ हम चेक काट के किसी को पेमेंट करेंगे तो क्या ख्याल है, हमारे पेमेंट से हमारे बैंक में मौजूद पैसा इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? यकीनन जवाब देने में आप यही कहेंगे सब लोग कि जब हम किसी को चेक से पेमेंट करेंगे तो पैसे क्या होंगे? डिक्रीज होंगे, ठीक है ना।
अब पैसे अगर डिक्रीज होंगे तो हमने चेक दिया है, हमें पता है कि डिक्रीज होंगे, हम अपने कैश बुक में से उसको फौरन क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे। हम यहां बैठे हैं ऑफिस में, हमारे बैंक वाले को वही तो नाजिल नहीं हो जाएगी ना कि जनाब ये चेक जो है फला शख्स को हमने दे दिया। हमारे बैंक को कब पता चलेगा, जब वो शख्स बैंक में जिसको हमने चेक दिया ले जाके चेक बैंक में प्रेजेंट करेगा कि भाई फला बिजनेस ने मुझे पैसे दिए, उसके अकाउंट से पैसे निकाल के दे दो। तो बोलो टाइमिंग का फर्क है, हम उस चीज को आज रिकॉर्ड कर चुके हैं, लेकिन बैंक रिकॉर्ड कब कर रहा है, जब 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या हफ्ते बाद, महीने बाद वो शख्स चेक बैंक से क्या करवा रहा है, कैश करवा। तो बताने का मकसद ये है कि हम दोनों की रिकॉर्डिंग में जो सबसे एक बड़ी रीजन में आ जाती है कि इंफॉर्मेशन नहीं हो पूरी पहुंची, और उसके पीछे क्या था, वक्त एक को पहले पता चला, एक को बाद में पता चला। अब यहां पे 15,000 कम है। अब दूसरी चीज फर्ज करो ये बैंक चार्जेस है। बैंक चार्जेस क्या है, बैंक हमें इतनी सारी फैसिलिटी दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, ये निकाल, सब काम कर रहा है, तो बैंक भाई मुफ्ते में काम करने नहीं बैठा है। बैंक उसका पूरा 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 क्या लेगा, मुआवजा लेगा हमसे। तो जब मुआवजा लेगा तो एक बात याद रखो, बैंक ने अगर हमसे कोई मुआवजा लेना है ना, बैंक हमसे पूछेगा नहीं कि यार हमें ये पैसे दे दो, ना 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 ना। बैंक क्या करेगा, धड़ों से हमारा पैसा वहां पड़ा है उसके अकाउंट में, उसने अपना एक तैयार करना है डेबिट मेमो, और हमारे अकाउंट से वो पैसा क्या कर देना है, खत्म कर देना, डिक्रीज कर देना उठा के। अब हमें पता तो नहीं है, बैंक ने कर दिया 2 दिन पहले, हमें कब पता चला, या 3 दिन पहले, या 4 दिन पहले, या 1 महीना पहले। हमें पता चला कब, जब आखिर में हमारे पास हाथ में रिकॉर्ड आया। तो भाई मकसद यही है कि इस लिस्ट को करेंगे, लेकिन कल अब आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि ये जो लिस्ट मैंने दिया है पेज नंबर 7 पे, खुद से बैठकर पहले 7 पेज के ये लिस्ट देखो, इसमें 4 हिस्से हैं। वो आइटम जो कैश बुक में प्लस होंगे, क्योंकि वो पहले प्लस होने थे मगर प्लस नहीं हो सके, फिर एक कैश बुक में वो जो सब्ट्रैक्ट होंगे, और इसी तरह कुछ ऐसे आइटम जो बैंक में प्लस होंगे, जो बैंक से माइनस होंगे। तो कोशिश ये है कि ये चीजें, ये आइटम आपको याद हो जाएं। मैं समझाऊंगा कल, एक एक आइटम समझाऊंगा, लेकिन कोशिश क्या करिए पहला कि इन आइटम को पढ़ के यहां पीछे जाइए और उस आइटम से मुताल्लिक जो मैंने यहां लिखा है इससे पढ़कर खुद से समझने की कोशिश कीजिए, ताकि जब आप खुद से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और कल फिर जब इंशाअल्लाह जिंदगी रही मैं पढ़ाऊंगा, तो ये बात ऐसे याद हो जाएगी जो कभी नहीं भूल सकेंगे। क्योंकि बेटा मेरी हमेशा से ख्वाहिश यही है मेरे बच्चों की को कि मैं सिर्फ तुम्हें बैसाखी के सहारे नहीं चलना चाहता, मैं तुम्हारे अंदर एक ऐसी एबिलिटी, और ये स्टडी नोट डेवलप करने के पीछे मेरी लॉजिक यही है कि मैं तुम्हें ऐसी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं कि तुम लोग अपने सेल्फ स्टडी के काबिल बनो, बजाय इसके कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बोर्ड पे लिखने के या टीचर के मोहताज हो जाओ कि टीचर समझाएगा तो समझ में आएगा। नहीं यार, अब तुम ऐसा जज्बा अपने अंदर पैदा करो, खुद से सीखना शुरू करो। हाँ, जहां टीचर का काम ये होना चाहिए या होगा, जहां नहीं समझ में आए मैं समझाऊंगा, इंशाल्लाह समझा के उठूंगा, और जो थोड़ा सा रह जाए यानी पॉलिश रह जाए वो पॉलिश कर दूं। ये काम कल करके रखो इंशाल्लाह ताला। कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछो, मैं उसका जवाब देता हूं। समझ में आया क्या लिखा है जोएब साहब ने? जो कुछ नहीं होगा से मुराद ये कहने का कहना, मेरे ख्याल में तुम ये चाह रहे हो कि रिकॉर्ड बैंक में नहीं होगा। तो बात सही है तुम्हारी कि बैंक में कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा जब तक कि चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसी चीज को जरा जो तुम कह रहे हो ना बेटा, इसको तसल्ली से बैठ के पढ़ना हो, खास के जो तमाम बच्चे, क्योंकि इंटर कॉमर्स वाले बच्चों ने तो अक्सर आइटम इसके पढ़े हुए होंगे, जानते होंगे, लेकिन जो कॉमर्स से नहीं है उन लोगों ने भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, और यकीन करिए कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। बताइए कोई सवाल है और आगे? एनी क्वेश्चन? अहदे गुल का कोई क्वेश्चन नहीं है, कमाल हो गया। ठीक है, वो हमारी अर्जुमन कहाँ है? अर्जुमन कोई सवाल नहीं है तुम्हारे पास? ओहो, मुस्कान ने भी कह दिया नो, फिर तो आप खत्म कर देते हैं क्लास। जी अर्जुमन, सर लिख के क्या कहना चाहती है? सर इमरान की स्टूडेंट है ना आप?
इमरान खान, है क्या लिख, अर्जमन बेटा पहला चैप्टर ही है जी, अगर तुम ऐसे कहो तो पहला चैप्टर है। मैंने कहा था ना कि वो वाला चैप्टर तो जो जनरल एंट्री है वो तो बेसिक है, वो उस वक्त तक नहीं पढ़ा, जब तक अकाउंटिंग उस वक्त तक नहीं पढ़ सकते जब तक जनरल एंट्री नहीं आए। तो बेसिकली ऐसे तो पहला चैप्टर पढ़ाने के वाले से वो होता है अकाउंटिंग में, लेकिन जो नॉर्मल कोर्स का हिस्सा है वो ये है, यहाँ से शुरू हुआ और आप यहाँ से शुरू कीजिए, आप इसको बिल्कुल अच्छे से लेके चलिए, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कोई सवाल नहीं है, एंजॉय योर लाइफ। कल लेकिन एक बात याद रखना, कल थोड़ा सा मैं फर्क मैं देखूंगा कि कौन सोना है और कौन चांदी है और कौन पीतल है, यानी कुछ क्वेश्चंस मैं कल पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है। तो ये आप लोगों का काम होना चाहिए, जो अच्छे अच्छे बच्चे, क्योंकि देख भाई तुम लोगों को बताऊं अभी बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन अभी भी मुझे कुछ नाम याद है। क्लास में ना मैं ऐसे नहीं पूछता था, मैं कोशिश मेरी हमेशा होती थी कि मुझे अपनी क्लास के एक एक बच्चे का, ये अहमद साहब हो, जुहेब साहब हो, अनस हो, सबका मैं लड़का लड़की जो भी हो नाम याद हो, और फिर मैं टारगेट किलिंग करने का आदि था, नाम लेके हाँ भाई चल बता यहाँ पे। तो अब होता ये है कि सामने नहीं हो तो मैं वो उस तरह से तो नहीं पूछ सकता, लेकिन ये जरूर है कि जिस हद तक मुझे याद होगा सबके नाम जैसे जैसे याद होते जा रहे हैं तो फिर मैं पूछूंगा। तो अब मैं चंद सवालात का ना नाम लेके पूछूंगा आपसे, ठीक है। तो कल मिलते हैं, अच्छा अल्लाह हाफिज।